गुड आफ्टरनून। आपकी क्लास अभी 10 मिनट में शुरू होने वाली है। बच्चों, आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है और जिस पर लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स। बच्चे, जब सविता मैम आवाज आ रही है? क्लास अभी 10 मिनट आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है। तो बच्चे जब चैट बॉक्स पर लिखते हैं लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स। अपनी आवाज म्यूट कर लीजिए। यूट्यूब की आवाज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। बच्चे, जब आप चैट बॉक्स पे होते हो तो बार बार आपका एक कंप्लेन आती है कि मैम हमारी आवाज नहीं आ रही है या पिक्चर नहीं आ रही है। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने जो अपनी स्क्रीन है उसको रिफ्रेश करना है, जब आप ठीक से ना देख पाए या सुन पाए। तो ये बच्चे ध्यान से सुन लें। और दूसरी बात कि आपकी ये जो क्लास हो रही है, आप अपने इसको मोबाइल पर फुल स्क्रीन देखने के लिए अगर राइट साइड पे क्लिक करेंगे बॉटम राइट कॉर्नर पर, तो वहां पर आपको एक छोटा सा स्क्वायर नजर आएगा। अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बच्चों तक ये जा पा रहा है? बच्चे मेरे को रिस्पांस दें। किसी भी बच्चे का रिस्पांस नहीं आ रहा है चैट बॉक्स पर। और बच्चे, जैसे स्क्रीन में 4 पिक्चर दिखाई गई हैं, तो उसमें www.aspiration.ai ये आपका अकाउंट है और यहाँ पर आप पहली पिक्चर को अगर क्लिक करेंगे, इस पे लिखा हुआ है क्लास शेड्यूल, तो आपका लेटेस्ट टाइम टेबल आ जाएगा। दूसरा जो स्क्रीन है आपकी राइट साइड पे, अपर राइट साइड पे, उस पे लिखा हुआ है असाइनमेंट। और उस असाइनमेंट, जो भी आपको अपने असाइनमेंट्स देखने हैं और यू आर सपोज टू कंप्लीट इट, तो आप यहाँ पर अपने असाइनमेंट देख सकते हैं। तो इसके लिए जो आपका अकाउंट है www.aspiration.ai। तीसरे स्क्रीन आपका है रिकॉर्डेड सेशंस। बच्चे, जो भी आपकी क्लास हुई है, जो भी सेशन हुआ है, अगर आपने उसको ध्यान से आपको सेकंड टाइम देखना है, थर्ड टाइम देखना है, तो विद इन 24 आवर्स आपको ये लेक्चर्स अवेलेबल हो जाते हैं। और यू आर सपोज टू रिवाइज देम विद इन फर्स्ट 6 आवर्स। पहले 6 घंटे के अंदर आप फिर से इनको रिवाइज कर लें और नेक्स्ट रिवीजन आपका जो होगा वो अगले 24 घंटे के अंदर होगा। तो इससे आपकी लर्निंग और रिटेंशन बहुत बढ़ जाएगी। और साथ के साथ आप इनके शॉर्ट नोट्स बनाकर रख लें। अगर आपको कोई डाउट है तो ये जो आपकी क्लास रिकॉर्डिंग्स हैं, इनको बार बार देखिए, ताकि आपके कोई अगर डाउट्स हैं तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है या आपका कोई डाउट है, तो सबमिट डाउट, जो आपकी 4th स्क्रीन है, बॉटम राइट साइड पर है सबमिट डाउट सेक्शन, यहाँ पर है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो सेशन है उसको सविता मैम लेंगी और उसके साथ में उनकी को पैनलिस्ट हूँ नीता सिंगल मैम। तो होप आप लोग अपना ये जो चैट है ये जल्दी खत्म कर देंगे और क्लास की तरफ आप ध्यान देंगे। बच्चों, एक बात मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ कि चैट बॉक्स में आपके बहुत सारे टीचर्स भी अवेलेबल हैं। तो आप जो भी चैट बॉक्स में लिखते हैं वो हम सब लोग देख रहे हैं, इसको रिकॉर्डिंग हो रही है
और अगर कोई बच्चा बार बार पढ़ाई की तरफ ध्यान ना देकर ध्यान से ना सुनेगा और चैट में लगा रहेगा, बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब करेगा, तो बच्चे आपको उससे यहाँ से डिबार कर दिया जाएगा आपको। तो प्लीज ये जो क्लासेस हैं ये सब आप ही के लिए हैं। इसके अलावा बच्चे, आप ही के बहुत सारे जो साथी हैं वो उनकी एक्सेस इस ऑनलाइन क्लासेस से नहीं हो पा रही है, तो आप उनको गाइड कीजिए कि उन्होंने जो अपना मोबाइल नंबर अपने स्कूल में अपने क्लास टीचर्स को दिया है उसको चेक करें और उसमें एसएमएस चेक करें और उसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड आया हुआ है। इसके बाद भी अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप मेल भेज सकते हैं support@clef.in। तो बच्चे, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सविता मैम, हाँ जी, आवाज तो क्लियर है आपकी? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बच्चों का जो हाँ, चैट बॉक्स रुका हुआ है अभी। अभी 25 हुए हैं 27। तो बच्चे तो आए हैं। और पैनल में कौन कौन आ चुका है? हरिता मैम अवेलेबल हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हूँ इधर ही हूँ मैम। आपकी आवाज क्लियर है एकदम। क्लियर है? क्लियर है। I am also present. गुड आफ्टरनून हरिता मैम, गुड आफ्टरनून प्रज्ञा मैम, मैम Good afternoon. वेलकम बोथ ऑफ यू। मैं भी लगातार चैट बॉक्स पर नजर बनाए हुए हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, चैट बॉक्स वॉइस आपकी क्लियर है। ठीक है मैम। मेरी भी बच्चों के यस मैम भी आने लगे हैं, बच्चे अलर्ट हो गए हैं। नाउ बच्चे पेन पेंसिल लेकर बैठिएगा और कुछ भी नोट करने वाला है तो नोट कर दीजिएगा। तो ओवर टू सविता मैम। थैंक यू सो मच नीता मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यू ऑल। चैट बॉक्स में लगातार बच्चे आ रहे हैं। देखिए, जतिन, जूही, वंदना, पूनम, प्रदीप, काजल, वेलकम बेटा। संतोष, सुमन, चलिए, थैंक यू सो मच नीता मैम, आपने बहुत अच्छे से ये गाइडलाइंस बच्चों को समझाई। और सविता मैम, एक बार फिर से मैं जरा बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैट बॉक्स में बेटा आप लोग अपनी बातें करने की बजाय अगर कंटेंट पर ध्यान देंगे तो आपको ये गारंटी है कि आपको ये चैप्टर्स दोबारा से लर्न नहीं करने पड़ेंगे। आप एक बार में ही इतने अच्छे से समझेंगे कि आपको दोबारा उस पर इतना तवज्जो नहीं देना पड़ेगा। बट चैट बॉक्स अगर आप कंटेंट पर ध्यान देंगे। हाँ जी, नहीं, जिन बच्चों को क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। माइक ऑन है। वीडियो चलिए, मेरा नाम सविता, मैं लेक्चरर हिस्ट्री RSKV नंबर 2 शकरपुर। आज आपकी क्लास सेकंड चैप्टर जो है इतिहास का आपका, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरे साथ जो मेरी को पैनलिस्ट हैं मिसेस नीता सिंगल मैडम, जिन्होंने अभी आपको गाइडलाइंस बताई। SKVH ब्लॉक अशोक विहार फेज 1 लेक्चरर हिस्ट्री। और यूट्यूब पर जो आपकी चैट बॉक्स को देखेंगे और आपके क्वेरीज को आपके आंसर करेंगे, वो मेरे सहयोगी हैं डॉक्टर हरिता अरोरा मैम, कोर एकेडमिक यूनिट लेक्चरर हिस्ट्री, एंड मिसेस प्रज्ञा सिन्हा मैम, SOE द्वारका। वेलकम यू ऑल। नाउ बेटा, आज जो हम चैप्टर आपस में डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर हम आपके सामने रखेंगे, वो है आपका सेकंड चैप्टर, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, 6th century BC to 6th century CE, कॉमन एरा। ठीक है बेटा, आप
और इस विषय के अंतर्गत जो हमारे उपविषय रहेंगे, या हम कह लीजिए जो हमारा कंटेंट है इस चैप्टर का, वो इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले भूमिका रहेगी, इंट्रोडक्शन। पहले नंबर पर जो आपका टॉपिक है वो है प्रिंसिप और प्रियदर्शी। हम जानेंगे कि प्रिंसिप कौन थे, प्रियदर्शी शब्द का क्या अर्थ है, और हमारे इतिहास से इस शब्द का क्या सरोकार है। दूसरा टॉपिक है प्रारंभिक राज्य, द अर्ली स्टेट्स, यानी इस टाइम पीरियड में जो हमारी कंट्री में, हमारे देश में जो नए राज्य उभर के सामने आए, उन पर डिस्कशन होगा। आपको हम बताएंगे कौन से राज्य इस समय सामने आए। तीसरा पॉइंट है एक आरंभिक साम्राज्य। इन सभी राज्यों में से एक जो बड़ा एम्पायर, एन अर्ली एम्पायर जो हमारे सामने आता है, वो कौन सा था, क्या कारण थे वो इतना बड़ा साम्राज्य बना, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट विल बी राजधर्म के नवीन सिद्धांत। क्योंकि ये जो 1200 वर्ष का टाइम पीरियड है, ये लगभग पूरे भारत को कवर कर रहा है, तो इसमें हम कुछ साउथ इंडियन और कुछ मध्य भारत के शासकों के बारे में, उनके जो राज्य है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है बदलता हुआ देहात। क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है राजा किसान। किसान यानी एग्रीकल्चरल, जो उस समय की एक्टिविटीज रही, जो देहाती परिवेश रहा, जो रूरल एरियाज थे उस समय के, वो कैसे थे, क्या वहां पर एक्टिविटीज हुआ करती थी, ये पोर्शन इसमें डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट विल बी नगर एवं व्यापार, टाउन्स एंड ट्रेड्स। क्योंकि आपके चैप्टर में टाउन्स भी हैं, तो हमें वहाँ के नगरों के बारे में और नगरों में हो रहे विभिन्न प्रकार के व्यापार पर भी प्रकाश इसमें डालना है। सातवां जो आपका पॉइंट रहेगा, 7th पॉइंट विल बी अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। बेटा, इस टाइम पीरियड में जो हमें सबसे बड़ा सोर्स है, जिसने हमें इस समय के बारे में बताया, इस इतिहास के बारे में हम परिचित हो पाए, वो थे हमारे अभिलेख। तो हमने उनका अर्थ कैसे निकाला, हाउ डू इंस्क्रिप्शंस डिसाइफर, ये हम इस सेक्शन में इसका डिस्कशन होगा। 8th विल बी, लेकिन कितने भी अच्छे स्रोत रहे हों अभिलेख, बट उन अभिलेखों की, उन एविडेंसेस की कोई ना कोई सीमाएं जरूर रहती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, जो हमें कहीं ना कहीं बांधती हैं और दूसरे साक्ष्यों की तरफ जाने के लिए अग्रसर करती हैं। तो द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस इस पोर्शन में डिस्कस किया जाएगा। और आखिर में उपसंहार, इस चैप्टर का एक पूरा जिस्ट, जो कि आखिर में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आज हम इतना सारा कंटेंट नहीं ले सकते, इसमें से हम केवल प्रथम 2 टॉपिक ही आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आज हम जो जानेंगे, टुडे वी विल स्टडी अबाउट इस पाठ की भूमिका, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। दूसरा प्रिंसिप और प्रियदर्शी, जैसा मैंने बताया कि हु वाज प्रिंसिप, कौन थे ये, और प्रियदर्शी शब्द का हमारे इतिहास में क्या उसका क्या महत्व है। तीसरा प्रारंभिक राज्य, जो अर्ली स्टेट्स रहे, उनमें 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदास, एंड 16 महाजनपदास में से, उन 16 महाजनपदों में से फर्स्ट मगध था। क्यों, ये सब कारणों के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, मेरी बात सबको समझ में आ रही हो तो एक बार प्लीज आप चैट बॉक्स पर मुझे यस कहिए कि हाँ जी, हमें आपकी बात समझ में आई है इतनी। नीता मैडम? हाँ, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है सविता मैम? ठीक है मैम, ठीक है, चलिए तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अब बेटा आप देख रहे होगे कि मेरे स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर एक पिक्चर शो हो रही है, दिख रही है आपको? एक पिक्चर शो हो रही है, दिस इज, क्या आप जानते हैं ये पिक्चर? सविता मैम, इट्स क्वाइट क्लियर, बहुत क्लियर है। ओके मैम, ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू। तो क्या आप बच्चों आप बता सकते हो कि ये जो स्क्रीन पर जो मैंने ये जो पिक्चर लगाई हुई है, कौन सी पिक्चर है ये? आई एम जस्ट टेकिंग ए फ्यू सेकेंड्स। हाँ जी सर, बताइए। स्टूडेंट्स, आपको इस चैट पे सीरियसली पढ़नी होगी, नहीं तो आपको बैन कर दिया जाएगा। कृपया ध्यान दे के पढ़ें। पहली बार आपका मैसेज डिलीट किया जाएगा, दूसरी बार आपको 5 मिनट के लिए बैन किया जाएगा, तीसरी बार पूरी क्लासरूम से बैन कर दिया जाएगा। ध्यान से पढ़ें।
बेटा आप लोगों ने श्रीनी सर का मैसेज अभी सुना कि अगर आप चैट बॉक्स पर कुछ भी आपस में गलत बातें करते हैं बजाय कंटेंट के, तो आपको बैन कर दिया जाएगा। तो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट, बी फोकस्ड ऑन योर कंटेंट, ताकि आपको कुछ फायदा हो। बेटा डीओई द्वारा ये जो क्लासेस आपके लिए ऑर्गेनाइज कराई जा रही हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए प्रिपेयर की जा रही हैं, तो प्लीज इस पर ध्यान दें। आपको इस समय को जाया ना करें, कृपया करके इस समय को यूज करें, ताकि आपको दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ना ना पड़े। ठीक है बेटा, और आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड अनिल, सबने बोला ये है अशोक चिन्ह। यस, वेरी गुड, शाबाश बेटा। आप लोगों ने बताया कि ये, और आप जानते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। इट्स आवर नेशनल एम्बलम। यस, तो आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, किसी भी देश का राष्ट्रीय प्रतीक उसके लिए कितना अहम होता है, ये हम सब जानते हैं। जिस चिन्ह को हमने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया, क्या आप जानते हैं वो भी इसी टाइम पीरियड की देन है? डू यू नो? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अब हम इस चैप्टर में आगे उसी समय का डिस्कशन करेंगे जिस समय का ये प्रतीक चिन्ह जिस समय ने हमें दिया है। ठीक है बेटा, तो वी विल स्टडी अबाउट मौर्यन एम्पायर, महाजनपदास, और एक ऐसे गोल्डन पीरियड के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे देश के लिए हमेशा गौरव का विषय रहा है। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पीरियड लेते हैं। बेटा आपने इसमें देखा एक टाइम पीरियड दिया गया है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। सबसे पहले एक हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते जब भी आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं और हमें कितने साल पहले की बात है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करती हूँ आपको ये बात समझाने की कि आपका जो टाइम पीरियड दिया गया है दैट इज ये 0 ईसा मसीह के, क्योंकि हम ब्रिटिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो ईसा मसीह के जन्म को हम 0 मान लेते हैं, और उससे 600 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से 600 वर्ष पहले और ईसा के जन्म के 600 वर्ष बाद, बिफोर क्राइस्ट एंड बिफोर आफ्टर क्राइस्ट, या कह लीजिए कॉमन एरा। नाउ वी आर हियर 2020। आप ये देख रहे हैं कि 2020 से लेकर के अगर हम इस पूरे टोटल टाइम को टोटल करें तो हम पाएंगे कि लगभग 2600 साल पहले से हम शुरू कर रहे हैं। आज से लगभग 2600 साल पहले का जो ये इतिहास है, इसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सारा नहीं करेंगे। केवल कितना, 600 ये और 600 इधर और 600 इधर, 600 बिफोर क्राइस्ट एंड 600 आफ्टर क्राइस्ट। दैट मीन्स टोटल टाइम इज ऑफ 1200 ईयर्स। यानी इस 1200 वर्ष के टाइम पीरियड में हम लोग अपने भारत में घटित होने वाली, मतलब जो राजा रहे, उस समय के एग्रीकल्चरल जो भी सेटलमेंट्स रहे, और उस समय के जो व्यापार रहे, ट्रेड रहे, या जो टाउन्स रहे, हम उनका डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे। बेटा आगे आने वाले 2 चैप्टर्स भी आपके यही टाइम पीरियड फॉलो करेंगे, लेकिन उनका कंटेंट थोड़ा सा अलग होगा। ये आपके इकोनॉमी पर बेस, इसमें आपके राजा और इकोनॉमीज हैं, उसमें आपके सोशल एस्पेक्ट होंगे अगले चैप्टर में, उससे आके रिलीजियस टॉपिक होगा, लेकिन टाइम पीरियड विल बी द सेम, यही 1200 वर्ष, और आज से लगभग 2600 साल पहले से हम ये टाइम पीरियड शुरू करेंगे। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन में जो आपका ये चैप्टर है, अब आई थिंक आपको टाइम पीरियड समझ में आ गया होगा कि जो हम डिस्कस करेंगे वो 1200 वर्ष का टाइम पीरियड है, और इस पूरे 1200 वर्ष में पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत को कवर किया गया है। किस तरह के राजा थे, उनके किस तरह के उनके राज्य करने के ढंग थे, उनका क्या तरीका था, सोर्सेस क्या थे उनके, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है इसमें, देखिए बेटा, जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद लगभग 1500 वर्ष लगे पूरे उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप मतलब भारत और उसके आसपास के जो इलाके हैं, उसके विभिन्न भागों में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें नजर आते हैं। There were several developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of Harappan civilization. यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंत के बाद जब तक नई संस्कृति बेहतरीन तरीके से डेवलप होती, उससे पहले ही हमें कुछ पर्टिकुलर एरियाज में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस और डेवलपमेंट भारत में नजर आए। ठीक है, अब वो चेंजेस क्या थे, उसमें सबसे पहला, एक तो आपकी जो भी ये कंटेंट है बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही
संबंधित है, बिल्कुल एक भी लाइन आपके एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, इसलिए जितना एनसीईआरटी में है उतना आपसे डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो पहला जो चेंज हमें दिखता है वो ये, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना, आपको पता होगा हिंदू धर्म में 4 ग्रंथ 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनमें से ऋग्वेद की जो रचना है वो इसी टाइम पीरियड की मानी जाती है। और कहाँ की गई थी ये रचना? along the Indus and its tributaries, people living along the Indus and its tributaries, यानी जो लोग सिंधु नदी और उसके आसपास के इलाकों में रह रहे थे, उन इलाकों में कहा जाता है कि ऋग्वेद की रचना की गई। देखिए ऊपर ऋग्वेद का एक पिक्चर भी आ रहा है, ऋग्वेद की रचना इस काल में ही की गई। नेक्स्ट, कुछ कृषक बस्तियां, माना जाता है कि एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स भी हमें नजर आए इस टाइम पर, कुछ साक्ष्य मिले जिनसे हमें पता चला, कुछ एविडेंसेस मिले जिनसे हमें ये जानकारी हुई कि इसी लॉन्ग स्पेन में, इसी 1500 वर्ष के टाइम पीरियड में किसानों ने खेतीबाड़ी करना शुरू किया। उत्तर भारत, दक्कनी पठार और कर्नाटक के कुछ इलाकों में, इन इलाकों में कृषक बस्तियां बसनी शुरू हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, चरवाहा बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। चरवाहा मतलब दक्षिण भारत में कुछ पेस्टोरल पॉपुलेशंस के एविडेंसेस मिले, मतलब लोग पशुओं को चराते थे। चरवाहा मतलब पशुओं को चराने वाली जो बस्तियां होती हैं, पशुओं के प्रोडक्ट्स पर ही वो लोग, उनकी लिवलीहुड, उनकी जीवनचर्या चलती थी। और ऐसी पॉपुलेशंस के जो, एक्चुअली आप देख रहे होंगे कि ये सारे जो एविडेंसेस हैं वो रूरल डेवलपमेंट के मिल रहे हैं हमें अभी तक, कि रूरल एरिया में डेवलपमेंट्स हो रहे थे। तो ये डेवलपमेंट हमें कहाँ देखने को मिलती है? साउथ इंडिया में। ठीक है, इसके बाद दक्षिण भारत में ही एक अलग तरीके के शवाधान के तरीके, शवाधान बेटा आपने हड़प्पा सभ्यता में शवाधान शब्द पढ़ा था, बहुत अच्छे से दोनों मैडम टीचर्स ने आपको समझाया था कि शवों को जब, यानी मरे हुए व्यक्तियों को जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसको कहते हैं शवाधान। उसका कोई भी तरीका हो सकता है। तो लेकिन दक्षिण भारत में या मध्य भारत में 1000 ईसा पूर्व के दौरान शवाधान के कुछ नए तरीके देखने को मिलते हैं, जैसे शवों के साथ औजारों को दफनाना, औजार भी उनके साथ निकलते थे, और उनके ऊपर आप देखेंगे साइड में एक पिक्चर आई है, उनके ऊपर पत्थरों का बड़े बड़े पाषाण, यानी महापाषाण, यानी बड़े बड़े पत्थरों का एक मोन्यूमेंट जैसा बना दिया जाता था, जिसको मेगालिथ्स या महापाषाण के नाम से जाना जाता था। ठीक है बेटा, न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज, मेगालिथ्स, ड्यूरिंग 1000 BC इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, यानी जो बरियल सिस्टम था हमारा, उसमें मेगालिथ्स को यूज किया जाने लगा। ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स थे जो हमें इस लॉन्ग स्पेन ऑफ 15 इयर्स में नजर आते हैं। और जो हम इसमें इस चैप्टर में जो अब जो हम डिस्कस करेंगे, दिस वाज द इंट्रोडक्शन, एंड नाउ जो हमारा चैप्टर आने वाला है उसमें हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नवीन राज्यों की उत्पत्ति हुई, जो इस रूरल डेवलपमेंट के बाद जो एक सिटी, एक स्टेट, जो आपके टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ, पहले परिवार थे, फिर कबीले बने, फिर बड़े छोटे स्टेट्स बने, फिर बड़े राज्य बने, और उनके बाद एम्पायर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सभी ये जो आपकी भूमिका है, इसको हम एक बार मानचित्र में भी देख लें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेटा इतिहास बिना ज्योग्राफी के आप नहीं समझ सकते हो। ठीक है, आपने मैंने बोला, आपने सुन लिया, लेकिन एक बार अगर हम मैप में देखेंगे तो हमारी ये बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऋग्वेद की रचना सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास हुई, तो वो एरिया कौन सा था? ये वाला, ये जो एरिया है सिंधु नदी, इंडस वैली, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी यहीं पर थी, यही इंडस वैली है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ऋग्वेद की रचना की गई। दूसरा आपका आता है कृषक बस्तियां। अब कृषक बस्तियां हमें कहाँ कहाँ मिली हैं? दक्षिण भारत, दक्कन प्लेटियो, कर्नाटका और मध्य भारत में हमें कृषक बस्तियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो पेस्टोरल जो पॉपुलेशन है वो हमें मिली है दक्षिण भारत में। पेस्टोरल पॉपुलेशन आपकी, ये देखिए, पेस्टोरल पॉपुलेशन जो है आपकी दक्षिण भारत में, ये आपका साउथ इंडिया वाला जो पोर्शन है, यहाँ हमें देखने को, मतलब उसके एविडेंसेस हमें मिले हैं। ठीक है, इसके बाद
अब हमारा मेगालिथ्स जो है फ्रेंड्स, भारत, अगर वॉइस या स्क्रीन ढंग से नहीं आ रहा हो तो उसको रिफ्रेश करें। आपके पेज में दिक्कत है, टीचर के पास कोई दिक्कत नहीं है और किसी बच्चों के पास दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपकी है। आपका पेज को रिफ्रेश करें। अगर आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है, तो दोनों ही आप रिफ्रेश कीजिए। ओके, तो हम बात कर रहे थे मेगालिथ्स की। मेगालिथ्स यानी महापाषाण। तो जो महापाषाण थे, मेगालिथ्स जो थे, वो हमें देखने को मिलते हैं मध्य भारत और आपके साउथ इंडिया के कुछ पोर्शंस में। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करिए अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप YouTube पर अपने डाउट्स डालिए। वहां पर 2 एक्सपर्ट्स हमारे मौजूद हैं, 2 मैडम हमारे मौजूद हैं जो आपको आपके जवाब देंगे। चलिए बेटा, नीता मैम, इज इट क्लियर? नीता मैम? हाँ सविता मैम, हाँ जी, क्लियर है एकदम? ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीथिंग इज गुड। ओके मैम, चलें आगे चलें। चलिए, अब बेटा जो हम बातचीत हम कर रहे हैं अभी, मैंने आपको बताया कि हम इस इतिहास के बारे में पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में हम जो ये इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो एक हिस्ट्री के विद्यार्थी होने के नाते आपके दिमाग में ये बात हमेशा आनी चाहिए, खुद से ही ये क्वेश्चन। एवरीथिंग इज क्लियर, गोइंग ऑन वेल मैम, चलिए। ओके मैम, थैंक यू। खुद अपने दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हमें ये जानकारी मिली कहाँ से, ये सोर्स, वो कौन से सोर्सेस थे जिन्होंने हमें इस टाइम पीरियड के बारे में ये जानकारी दी। तो बेटा सबसे पहले अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन अभी करेंगे। इसके बाद अभी आप इतना समझ लीजिए कि कुछ भी कठोर सतह पर जो हमें लिखा हुआ मिला वो हम उसे अभिलेख कह सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स, ये एक तरह के रिकॉर्ड हैं जो हमें उस समय की जानकारी देते हैं। और इस समय, इस टाइम पीरियड में तो अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। जैसे कि मैंने अभी शुरू में आपको अशोक चिन्ह दिखाया था, पिलर जो दिखाया था, दैट वाज आल्सो एन पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ग्रंथ, कुछ किताबें, कुछ पुस्तकें, कुछ साहित्यिक ग्रंथ जो उस टाइम पीरियड में लिखे गए, जो कि बाहर से आने वाले यात्रियों के भी हो सकते हैं और हमारे देश के खुद के अपने लेखकों के भी वो ग्रंथ हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ऋग्वेद भी उसी समय पर इस टाइम पीरियड से पहले लिखा गया। तो इस टाइम पीरियड में भी बहुत सारे ग्रंथ, कविता, वो किताबें लिखी गई जो कि हमें इस समय की जानकारी प्रदान करती हैं। नेक्स्ट इज कॉइन्स। बेटा ये वो समय था जब कॉइन्स चलने लगे थे। इट्स अ कॉइन एज, यानी इसमें सिक्कों का प्रचलन शुरू हो चुका था। अब आप जो सिक्के होते हैं, सिक्के हमें बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं। सिक्कों पर सिक्कों पर डेट लिखी होती है, तिथि लिखी होती है, वो किस मेटल के बने हैं, किस राजा ने उनको बनवाया है, इस सभी का जानकारी हमें सिक्कों से मिल सकती है। और ऐसे मिली भी है। गुप्त साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, कुषाण वंश की, मौर्य वंश की जानकारी हमें सिक्कों से भी प्राप्त होती है। अगला है चित्र, पिक्चर्स, जो दीवारों पर, किसी मंदिर, किसी मॉन्यूमेंट्स में जो पिक्चर्स बनी होती हैं, पिक्चर्स हमेशा सोसाइटी से और उस समय की एक्टिविटीज से प्रभावित होती हैं जिस समय में हम जी रहे होते हैं। तो पिक्चर्स भी जो मिली हमें उस दौरान, वो हमें उस समय के कहीं ना कहीं उनके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन सभी विषयों पर कहीं ना कहीं प्रकाश डालती हैं। मूर्तियां, स्कल्पचर्स एक बहुत बड़ा सोर्स है। मूर्तियों को देख करके हम अंदाजा लगाते हैं। आपने देखा था अभी हड़प्पा सभ्यता में, पिछली क्लास में प्रज्ञा मैम ने बेहतरीन मृण मूर्तियां आपको दिखाई थी। उन मूर्तियों से हमने देख करके अंदाजा लगाया कि कितने, मतलब वो मातृ देवी की मूर्ति हो सकती है। ऐसे ही इस सभ्यता, इस टाइम पीरियड में भी हमें मूर्तियां मिली हैं जो हमें उस समय के शासकों, उस समय की देवी देवताओं और उस समय के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस हर एस्पेक्ट पर प्रकाश डालने में सक्षम होती हैं मूर्तियां। और अगला है भवनावशेष, यानी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग्स, उनके रिमेन्स। इससे हमें पता चलता है जैसे हमें स्तूपास मिले हैं, मंदिर मिले हैं, या हमें उस समय के कोई
महल मिले या हमें कोई मॉन्यूमेंट्स मिले, तो वो हमें बताते हैं कि उनका रहन सहन कैसा था, वो किस मटेरियल का इस्तेमाल करते थे उनको बनाने के लिए, किस तरह के रिलीजियस पाथ को वो लोग फॉलो करते थे। तो ये सभी हमें उस समय की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत हैं। अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र, मूर्तियां और भवनों के अवशेष, ये सब हमें ईसा पूर्व 600 से लेकर के 600 ईस्वी के बीच के भारतीय इतिहास को समझने में मदद करते हैं। अब हम इनको जरा पिक्टोरियल एक व्यू देख लें तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। बेटा ये देखिए, जब मैंने कॉइन्स की बात की तो ये देखिए, ये आपके कुषाण वंश के कुछ कॉइन हैं जिनमें हमें मूर्ति बनी हुई दिख रही है। हमें ये सोने के हैं, मेटल पता चल रहा है कि उस समय ये लोग सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए। ऐसे ही आप ये देखिए, सांची का एक अभिलेख है जिसमें प्राकृत और लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। बाद में इस लैंग्वेज को, इस स्क्रिप्ट को उन्होंने इसका अर्थ भी निकाल लिया गया। तो हमें पता चलता है कि उस समय पर ये शासक किस तरह के व्यूज इनके ऊपर लिखवाए गए हैं। आप इधर देखिए, एक मूर्ति बनी हुई है, एक स्कल्पचर है, बलुआ पत्थर की बनी हुई कुषाण राजा की एक मूर्ति, सैंडस्टोन है ये, जो कि कुषाण किंग का है। इससे हमें पता चल रहा है कि किस तरह के वो लोग ड्रेसेस पहना करते थे और किस तरह के वो लोग किस तरह से राष्ट्रीय ढंग से वो लोग रहा करते थे, और जहां ये मूर्ति मिली है वहां तक उनका साम्राज्य रहा होगा। ये भी हम अंदाजा इस मूर्ति को देख करके लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने डिस्कस किया अभी तक जो हमने डिस्कस किया, एक तो भूमिका, किस चैप्टर में हमें क्या देखना है, और हमने डिस्कस किया कि हमें अभिलेखों हमें उस समय की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत हमारे कौन कौन से हैं। मैंने कहा था कि हम अभी अभिलेखों पर डिस्कशन करेंगे कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख, जो बहुत आयत में हमें इस टाइम पीरियड के अभिलेख हमें मिले हैं, और हमें इस समय की बड़ी भरपूर जानकारी भी इन अभिलेखों से मिलती है। सबसे पहली बात, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, engraved on hard surface such as stone, metal और pottery, यानी किसी मिट्टी की, किसी पत्थर पर या किसी कठोर सतह पर धातु की जब हम कुछ खोद देते हैं, उस पर कुछ लिखवाते हैं रिकॉर्ड के लिए, तो वो हो जाता है आपका अभिलेख। इसको बेटा हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे मूर्ति के नीचे लिखा होता है, ये मूर्ति फलाने व्यक्ति ने फलाने के याद में यहाँ पर डोनेट की है, यानी वो मूर्ति किसके द्वारा, कब और क्यों यहाँ पर स्थापित की गई, ये हमें उस मूर्ति के नीचे लिखे हुए उस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। वही इसी तरीके के ये इंस्क्रिप्शंस थे जो हमें उस समय की जानकारी देते हैं, क्योंकि इनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता था। डोनेशंस मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वर रिकॉर्डेड। जो भी धार्मिक संस्थाओं को दान दिए जाते थे, कोई राजा दान दे या कोई स्त्री या पुरुष अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान करे, तो वो इन अभिलेखों पर खोद दिया जाता था, उन अभिलेखों पर उत्कीर्ण कर दिया जाता था, ताकि आने वाली पीढ़ियों को और लोगों को ये पता चले कि ये जो पर्टिकुलर जो दान है वो किस व्यक्ति ने और किस संदर्भ में दिया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये प्रमाण होते हैं, किसके, स्थायी प्रमाण होते हैं, रिकॉर्ड, दे आर परमानेंट रिकॉर्ड्स। इनको खुदवा के वहां पर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है ताकि ये समय समय तक आगे तक चलते रहे। ठीक है, जो पुराने अभिलेख हैं, अर्लियर इंस्क्रिप्शंस हैं हमारे देश के, वो प्राकृत भाषा में लिखवाए गए हैं। अब प्राकृत भाषा कौन सी है? वो भाषा जो जन सामान्य के द्वारा बोली जाती थी, यानी आम जनता जिस भाषा को बोलती थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए हैं वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं लिखवाए गए थे, वो सबके लिए लिखवाए गए थे ताकि सब उन्हें पढ़े और उनके बारे में जाने। जो दान दे रहे हैं, जो लोग उनको बनवा रहे हैं, वो चाहते थे कि उनके बारे में लोग जाने, जो भी उस पर लिखवाया जा रहा है उससे लोग परिचित हो, ये वो चाहते थे। इसलिए उसको हमेशा जो अभिलेख मिले हैं वो आम जनता की भाषा में ही मिले हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में मिला हो, चाहे वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कहीं भी कोई इंस्क्रिप्शन मिला हो, वो हमें ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस हमें लोकल लैंग्वेजेस में ही मिले हैं ताकि आम जनता उसको समझ सके, उसको पढ़ सके, उस
जो मैसेज उन्हें पास ऑन किया जा रहा है वो मैसेज उनको समझ में आ जाए। इसलिए ये अभिलेख आम भाषा में ही लिखवाए जाते थे और उस समय आम भाषा जो बोली जाती थी वो थी प्राकृत। आगे अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो इन्हें बनवाते हैं। अभी मैंने ये बात आपको बताई। दे रिकॉर्ड, दे मतलब अभिलेख, दे रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज और आइडियाज ऑफ दोज हु कमीशन्ड देम, मतलब जिन्होंने उन्हें बनवाने का आदेश दिया, उनकी उपलब्धियां लिखवाई गई, उनके क्रियाकलाप लिखवाए गए, उनके विचार उन पर लिखवाए गए ताकि लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। और दूसरी बात, अभिलेख हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या केवल हमें ये थोड़ी जानना है कि किसने दान किया, क्यों नहीं किया? इन अभिलेखों पर उनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। अभी मैंने बताया ना कि मूर्ति के नीचे लिखा होता है कि ये मूर्ति फलाने व्यक्ति ने फलाने टाइम पर फलाने व्यक्ति की याद में यहाँ पर लगवाई थी। तो टाइम और डेट, जो डेट जो वहां पर लिखी होती है, तिथि, वो हमें बताती है कि ये इंस्क्रिप्शंस किस समय काल को बिलोंग करते हैं, किस काल के ये अभिलेख हैं। क्यों? क्योंकि उन पर वो तिथि ऑलरेडी वहां पर खुदी होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी अभिलेखों पर तिथि मिले। कुछ कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं जिन पर हमें तिथि नहीं मिली। तो तिथि ना मिलने पर अब कैसे पता चलेगा ये किस काल के हैं? तो उनका निर्धारण पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। जैसे मतलब जो स्क्रिप्ट उनको लिखने के लिए यूज की गई है, जिस स्टाइल में वो लिखे गए हैं, ये भी मैं अगली स्लाइड में आपको एक बार और डिस्कस करूंगी। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि कैसे हम जान सकते हैं कि अगर अभिलेख जो हैं उन पर डेट नहीं हो, तिथि नहीं हो, तो आप कैसे जानेंगे या इतिहासकार इसको कैसे जानते हैं कि वो किस समय के हैं? तो उसके लिए उसकी जो लेखन शैली है उसको कोरिलेट किया जाता है, उसको मैच किया जाता है अदर इंस्क्रिप्शन से, ताकि उसके टाइम पीरियड को जाना जा सके, उसके टाइम पीरियड को डिसाइफर किया जा सके। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो ये अभिलेख होते हैं, इनको पढ़ने की जो कला होती है, जो स्टडी होती है, जो इनकी जो विधा है पढ़ने की, उसको अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र कहते हैं। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। जैसे आपको याद होगा रोमन एम्पायर में पेपायरोलॉजिस्ट हुआ करते थे, जो पेपायरोलॉजी के अधीन पेपायरस के पत्तों का अध्ययन किया करते थे, क्योंकि वो पेपायरोलॉजिस्ट हैं तो वो पेपायरस के पत्तों को पढ़ रहे हैं। तो जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ रहा है वो एपिग्राफिस्ट है। ही इज एन एपिग्राफिस्ट, यानी अभिलेख शास्त्री है जो एक अभिलेखों को पढ़ रहा है, और इसके अध्ययन की इस कला को हम कहते हैं अभिलेख शास्त्र, या इस विधा को हम कहते हैं अभिलेख शास्त्र। बेटा इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके जो आ सकते हैं। जैसे आ सकता है आपको कि अभिलेखों को ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है कि अभिलेखों को स्थायी प्रमाण कहते हैं, सही या गलत, और अभिलेखों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, अभिलेख क्या होते हैं। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर पोर्शन में से बन करके आते हैं। टिल नाउ आई एम क्लियर? हाँ क्लियर है। क्लियर है मैम? ठीक है, ओके ओके मैम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी कहा कि हम बात करेंगे कि तिथि न मिलने पर अभिलेखों का काल निर्धारण कैसे किया जाता है। सविता मैम, हाँ जिन जी। बच्चों की स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, बच्चे अपना रिफ्रेश, अपना पेज है उसको करेंगे तो क्लियर आ जाएगी। वीडियो क्लियर है बिल्कुल? बेटा अपना पेज प्लीज रिफ्रेश कर। Zoom पर भी दोनों क्लियर है यहाँ से, तो आप अपना चेक कीजिए और रिफ्रेश का पेज आप रिफ्रेश कर दीजिएगा अपना पेज। ठीक है, स्टार्ट करें। शैल वी स्टार्ट नीता मैम? तिथि न मिलने पर अभिलेखों का काल निर्धारण कैसे किया जाएगा? फाइंडिंग द टाइम पीरियड ऑफ रिकॉर्ड्स व्हेन डेट इज नॉट रिटन। तो हम कैसे करेंगे? देखिए एक एग्जांपल दिया गया है इसमें कि 250 ईसा पूर्व यानी 250 ईसा पूर्व में जो हम जो आ लिखा जाता था वो इस तरीके से लिखा जाता था, ऐसे। It was written around 250 BC. What is this? तो अगर किसी अभिलेख पर हमें नहीं पता चल रहा कि क्या टाइम, उसका टाइम पीरियड क्या है, तो अगर उस पर
आ को इस ढंग से लिखा गया है, दैट मीन्स कि वो शायद 250 ईसा पूर्व का रहा होगा। ऐसे ही ये जो स्टाइल है वो 500 ईसा पूर्व का है। ये जो स्टाइल है वो कितने ईसा पूर्व का है? 500 ईसा पूर्व का। इट वॉज रिटन अराउंड 500 BC। तो अगर किसी अभिलेख पर इस ढंग से लिखा हुआ है तो ये माना गया कि वह अभिलेख 500 ईसा पूर्व का रहा होगा। इस तरीके से पुरा लिपि यानी उस लेखन शैली को देख करके उस अभिलेख के टाइम पीरियड को डिनोट किया जा सकता है। और ज्यादातर अभिलेख आपके जितने भी मिले हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राकृत भाषा में मिले हैं। एक आम जनसामान्य की भाषा थी प्राकृत भाषा, इसमें ही मिले हैं। लेकिन इसके अलावा हमें तमिल, पाली और संस्कृत भाषा में भी अभिलेख मिले हैं। इन भाषाओं में भी अभिलेख मिले हैं, लेकिन ज्यादातर अभिलेख हमें जनसामान्य की भाषा में ही मिले हैं, ताकि आम जनता उस बात को समझ सके कि उनको क्या मैसेज पास ऑन किया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो हमने डिस्कस किया कि अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेखों पर क्या उद्धृत किया जाता है और अभिलेखों की तिथियों का आंकलन कैसे किया जाता है। अब जो हमारा पहला टॉपिक है, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। प्रिंसेप और प्रियदर्शी, ये जो आपका टॉपिक है बेटा, इसमें एक नाम आया है प्रिंसेप। प्रिंसेप कौन थे? प्रिंसेप, ये देखिए राइट हैंड साइड पर एक पिक्चर आ रही है, ये हैं आपके जेम्स प्रिंसेप। 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, ईस्ट इंडिया कंपनी से आप परिचित हैं क्योंकि अब 10वीं तक इतिहास में उनका नाम पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स की जो कंपनी, उस समय 1830 के दशक में भारत अंग्रेजों के अधीन था और भारत में होने वाली एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज थी, उन पर अंग्रेजों का ही एक तरह से अधिकार था। और उस समय भारत में जो टकसाल हुआ करती थी, मतलब जो मिंट जिसमें सिक्के ढलाई का काम किया जाता था, उसके एक अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1830 ईस्वी में ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। यानी ब्राह्मी और खरोष्टी, ब्राह्मी यानी लिखने का तरीका, ये हमारे देश में संस्कृत भाषा जो है हमारी, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, और खरोष्टी जो आपके अफगानिस्तान वाले इलाके में जो लैंग्वेज बोली जाती थी और लिखी जाती थी, वो आपकी उनकी लिपियां क्या थी? खरोष्टी। लिपि का मतलब होता है बेटा लिखने का तरीका, कैसे लिखा जाए, कैसे तरीके से उस शब्द को बनाया जाए। तो ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला, मतलब इन्होंने जो पुराने अभिलेख थे जिनको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया था, उन अभिलेखों और सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है किसी को समझ में नहीं आ रहा था, वो उस लिपि को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1830 में उसको पढ़ा गया और उसका अर्थ उन्होंने निकाला। यानी इन द 1830s James Prinsep, an officer in the Mint of East India Company, deciphered Brahmi and Kharoshti, two scripts used in earliest inscriptions and coins. यानी हमारे प्राचीन भारत के जो अभिलेख थे, जो सिक्के थे, जो कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के रहे होंगे, उनको वो किसी को दिखते थे भी थे, कोई किसी को समझ में ही नहीं आता था कि उस पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उस लिपि को कोई पढ़ नहीं पा रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था। अपने प्रयासों से जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इस लिपि को, इसका अर्थ निकाला गया, और हमेशा भारतीय इतिहास और भारत इस बात के लिए उनका आभारी रहेगा कि उन्होंने हमें हमारे एक गोल्डन एरा से परिचित कराया। हमें हमारे उनके इसके बाद ही हमें पता चला। अच्छा, आप एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, 1830 और अब है 2020, यानी ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये केवल 190 साल पुरानी बात है, जब जेम्स प्रिंसेप ने इस तिथि में इनको खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला और हमें बताया कि हमारे जो प्राचीन इतिहास में इतने बेहतरीन साम्राज्य हुए और इतने अच्छे से हमारा देश उस समय डेवलपमेंट कर रहा था। तो इसके लिए जेम्स प्रिंसेप के लिए हम सदा आभारी हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, जेम्स प्रिंसेप ने ये नोटिस किया कि जो अभिलेख और सिक्के उन्हें मिले, उन अभिलेख और सिक्कों पर, ज्यादातर अभिलेखों और सिक्कों पर एक शब्द लिखा हुआ था, पियदसी। पियदसी, और कहीं कहीं पर देव नाम पियदसी भी लिखा हुआ था। पियदसी और देव नाम पियदसी।
ये देखिए साथ में दो इंस्क्रिप्शंस हैं जिन पर प्रियदर्शी और देवनाम लिखा हुआ है, देवनाम प्रियदर्शी। बेटा इसका अर्थ समझने का कोशिश करिए। प्रियदर्शी का मतलब है मनोहर मुखाकृति वाला, यानी सुंदर, जो देखने में सुंदर लगे, देवों की तरह प्रिय हो, जो देवों को प्रिय हो, और जो दूसरों के प्रति बड़े सम्मान और आदर से जो दूसरों का ध्यान रखता हो। प्रियदर्शी मीन्स प्लेजेंट टू बिहोल्ड, यानी जो कि देखने में सुंदर मुखाकृति वाला हो, मनोहर हो, मन को हर लेने वाला हो। ठीक है, ऐसे राजा का उस पर ये उपाधि लिखी हुई थी। तो बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ और में हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये जो शब्द था ये शायद उस समय के एक महान शासक अशोक के लिए इस्तेमाल किया गया था, कि अशोक ने अपने नाम के आगे, उनके नाम के आगे देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी शब्द लगता है, क्योंकि बाकी कई इंस्क्रिप्शंस पर भी ये शब्द लिखा हुआ मिला है। तो जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इनका अर्थ निकाला और हमें हमारे एक गोल्डन इतिहास से, एक स्वर्णिम इतिहास से हमें परिचित कराया। उनकी इस खोज के बाद ही हम अपने बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिला, बाकी एपिग्राफी के फील्ड में यानी अभिलेख शास्त्र के फील्ड में और तरक्कियां हुई, और लोगों ने और इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने और अभिलेखों को पढ़ा और उस समय के राजाओं की वंशावलियां और उनके जो भी उनके डायनेस्टीज रही उनके बारे में इतिहास का लेखन कार्य शुरू किया। उन्होंने इतिहास की पुनर्रचना, दोबारा से उन्होंने इतिहास को गढ़ना शुरू किया इसी खोज के बाद। और उसी के बाद हम जान पाए कि कैसे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच हमारे देश में नए साम्राज्य सामने आ रहे थे। ठीक है, ये देखिए बेटा, ये कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जिनको डिसाइफर किया गया। ये देखिए अशोक का एक प्रमुख स्तंभ अभिलेख। ये अभिलेख आपके पत्थरों पर भी हो सकते थे, मेटल पर भी थे, और अभिलेख कई प्रकार के थे, जैसे स्तंभ अभिलेख है, रॉक एडिक्ट्स हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, मतलब चट्टानों पर, बड़ी बड़ी चट्टानों पर भी ये अभिलेख लिखवाए गए और छोटी छोटी चट्टानों पर भी लिख लिख करके जगह जगह पर ये अभिलेख लगवाए गए। और ये देखिए नीचे एक अभिलेख है सांची मध्य प्रदेश में, जहाँ पर सांची का स्तूप के लिए बहुत मशहूर है सांची। इसको 3rd चैप्टर में आप पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे सांची के स्तूप के बारे में। वहां पर एक अभिलेख मिला है। इन सभी अभिलेखों को बाद में जब एक बार स्क्रिप्ट समझ में आ गई तो बाद में इनको पढ़ के अशोक और अन्य राजाओं के बारे में जिनके भी वो अभिलेख मिले, इस इतिहास का लेखन कार्य शुरू किया गया। तो यहाँ तक बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा प्रिंसिप और प्रियदर्शी। इसके बाद देखिए बेटा, एक बार फिर से आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोगों को चैट बॉक्स में केवल कंटेंट से रिलेटेड ही करना है, बातें करनी है, और अपनी स्क्रीन को बार बार प्लीज रिफ्रेश कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत बार बार आ रहे हैं मैसेजेस कि मैडम आवाज नहीं आ रही या स्क्रीन क्लियर नहीं है। तो बेटा अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर है वो वीडियो, आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करिए, थोड़ा सा ईयरफोन वगैरह यूज करिए ताकि आपको वॉइस क्लियर आती रहे। चलिए, तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया। प्लीज अपने चैट बॉक्स में मुझे एक हरी झंडी दीजिए ताकि मैं आगे चल सकूं। प्लीज मुझे बताइए कि यहाँ तक क्या आपको समझ में आया है, तो फिर मैं आगे टॉपिक स्टार्ट करूं। टेल मी बेटा, आई एम वेटिंग। ओके आ रहा है सविता मैम? ओके आ रहा है? ओके, यस मैम। ओके बेटा। सविता, अरे वाह, मेरे ही नाम की एक बेटी बैठी हुई है। नीतीश कुमार, नेहा, ओके बेटा, थैंक यू। मुन्ना सिंह, सब बोल रहे हैं यस मैडम, समझ में आ रहा है। ओके बेटा, चलिए तो फिर हम आगे चलते हैं, अपने सेकंड टॉपिक को ले लेते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा कि ये जो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी का टाइम था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी, और 600 भी यूज कर सकते हैं। सेंचुरी की जगह हम 2 जीरो भी लगा सकते हैं। 6th सेंचुरी और 600 बीसी, हम कैसे भी इसको लिख सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है, यानी इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसी बातें हुई जो पहले नहीं हुई थी, जिन्होंने इस टाइम के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। एक नए तरीके की डेवलपमेंट्स हमें यहाँ पर नजर आई, जिन्होंने नए स्टेट्स, नए एम्पायर्स को जन्म दिया। क्योंकि देखिए हमारा ये टॉपिक है अर्ली स्टेट्स, यानी जो प्रारंभिक राज्य थे। तो 600 ईसा पूर्व में
कुछ टर्निंग पॉइंट हैं, जो कुछ ऐसे कारण हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें इस काल को मतलब इस काल को हमारे इतिहास का एक परिवर्तनकारी काल मानते हैं। एज सच आरंभिक राज्यों का उदय, देखिए अभी तक जो हमने डेवलपमेंट्स पढ़ी दोज वर एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट्स, ठीक है, उनकी जो डेवलपमेंट्स थी वो रूरल एरियाज में हो रही थी, चाहे वो पेस्टोरल्स हो या वो कृषक बस्तियां हो। लेकिन ये वो समय था जब आपके जो परिवार थे वो कबीले, और कबीले जो थे वो आगे स्टेट्स को फॉर्म कर रहे थे, यानी छोटे छोटे परिवारों से कबीले बने और कबीले बाद में स्टेट का फॉर्म ले लिया। यानी आरंभिक राज्यों का उदय जो है वो 600 ईसा पूर्व से ही नजर आता है। इससे पहले हमें जो सभ्यताएं, जो कल्चर हमें नजर आता है वो हमारा एक रूरल कल्चर हमें नजर आता है। दैट्स व्हाई इट्स अ टर्निंग पॉइंट या एक परिवर्तनकारी काल है। नेक्स्ट वन इज, इस काल में लोहे का बढ़ता प्रयोग, एकदम से आयरन का यूज बढ़ गया। जैसे आपने देखा हड़प्पा सभ्यता में लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था, ठीक है, उसमें तांबे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, कांसे का भी था, लेकिन लोहे का इस्तेमाल वो लोग नहीं करते थे। तो जब इन्होंने लोहे का इस्तेमाल शुरू किया तो लोहे से हथियार, औजार यानी टूल्स एंड वेपन्स और भी बहुत सारे जरूरत की सामान लोहे से बनाई जाने लगी। तो लोहे का जो प्रयोग था वो इस काल की एक कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, एक सैलेंट फीचर है इस काल का, कि इस काल में लोगों ने राजाओं के द्वारा या जो भी डायनेस्टीज रही उनके द्वारा लोहे का भरपूर इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट वन इज, इस काल में बेटा हमें देखिए अभी तक हमारे हमारे देश में हिंदू धर्म फॉलो हो रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से यही वो टाइम पीरियड था जब हमारे देश में हमें कुछ नए विचारधाराएं, नए फिलोसॉफिकल व्यूज, नए थॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। नए धर्म भी, जैसे बौद्ध तथा जैन धर्म इसी काल की देन है। इसी काल में हमें ये नजर आते हैं राजा जिन्होंने इनको फॉलो किया, इनको स्प्रेड किया, वो यही टाइम पीरियड था। इसके अलावा बाहरी देशों से आने वाले विचार, कुछ चीन से भी आए, ग्रीक, यूनानी, बहुत सारे लोग हमारे कंट्री में बाहर से भी आए, हमारे देश को देखने आते थे, घूमने आते थे, हमारे देश में मैसेंजर्स बन के आते थे, हमारे देश में राजदूत बनकर आते थे, एम्बेसडर्स बनकर आते थे। उन लोगों के विचार भी हमें जानने को मिलते हैं। तो ये जो टाइम था, ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी बौद्ध तथा जैन सहित अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास इस काल में देखने को मिलता है। इसके अलावा बेटा सिक्कों का विकास, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि सिक्के इस काल की पहचान है। द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, यानी सिक्कों का प्रॉपर डेवलपमेंट इस काल में हो रहा था। जबकि अभी इससे पहले एक बार्टर सिस्टम था, लेन देन सामान के जरिए हो जाता था कि मैंने कोई चीज, मेरे पास ज्यादा है तो आप ले लो, आपके पास ज्यादा है तो मैं ले लेती हूँ, इस तरीके से आपस में लेन देन कर लिया जाता था। लेकिन इस काल में सिक्कों के प्रचलन ने विनिमय के तरीके बदल दिए, यानी लेन देन के तरीके। अब करेंसी आई, अब सिक्के आ गए जिसके जरिए हम उसके जरिए व्यापार और विनिमय आदि हुआ। इसीलिए इस टाइम पीरियड में व्यापार को भी बहुत बढ़ावा मिला। और जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इस टाइम का, वो है 16 महाजनपदों का उदय या उल्लेख, कि इस टाइम पीरियड में ही हमें बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में, यानी बौद्ध और जैन जो हमारे ग्रंथ रहे, उन ग्रंथों में हमें कुछ 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, यानी 16 बड़े किंगडम्स हमें नजर आते हैं। जैसे पहले परिवार रहे होंगे, परिवारों से फिर कबीले बने, कबीलों से उन्होंने 2-4 कबीलों ने मिल करके फिर जनपद, ये आपकी बुक में एक छोटा सा साइड में एक कॉलम दिया गया है कि जनपद क्या होते हैं। महाजनपद से पहले जनपद है। जनपद यानी बेटा, जनपद का अर्थ है एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन यानी मतलब कोई परिवार, कोई लोग जो अपने पैर रखते हैं। पैर रखने का मतलब ये नहीं कि पैर रख के कहीं चले गए, पैर रखने का मतलब वहां पे बस गए, सेटल हो गए, यानी वहां पर वो रहने लगे, वहां वो कृषि करने लगे, वहां वो कोई अपना व्यापार बना लिया उन्होंने, किसी भी तरीके से उन लोगों ने उस एरिया में अपना एक सेटलमेंट बना लिया। दैट मीन्स कि जब एक बड़ा एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किया और उस एरिया में उन्होंने रहना शुरू किया, एक तरह के रिचुअल्स, एक तरह की परंपराएं, भाषा, रहन सहन सब उनका एक तरह का था, तब वो जनपद कहलाया। इस शब्द का प्रयोग हमें संस्कृत भाषा में भी मिलता है और प्राकृत भाषा में भी हमें ये वर्ड
देखने को मिलता है। जनपद मीन्स द लैंड वेयर जना मीन्स पीपल और वी कैन से ट्राइब, क्लैन, सेट्स इट्स फुट और सेटल्स यानी अपने पैर रखते हैं, कहीं पर जाकर के वो सेटल हो जाते हैं, वहां रहने लगते हैं। द वर्ड इज यूज्ड इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत, यानी प्राकृत और संस्कृत दोनों लैंग्वेजेस में ये शब्द हमें मिलता है। और बाद में these were states, जनपद वर स्टेट्स, और बाद में यही जनपद जब मर्ज हुए और उन्होंने बड़े महाजनपदों का रूप ले लिया। दैट मीन्स कि हमारे देश में उत्तर भारत में, स्पेशली उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया, बेटा ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया मतलब इंडिया का ऊपर वाला पार्ट, नॉर्थ इंडिया में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। महाजनपद यानी किंगडम्स, और इन्हीं में से एम्पायर्स निकले जो और शक्तिशाली बने और ज्यादा उन्होंने अपने पावर को बढ़ाया, जिसके आगे कोई नहीं टिक सकता था, जो बहुत पावरफुल थे। ऐसे ही किंगडम्स को हमने एम्पायर कहा, जो बहुत सारे राजा जिनके अधीन थे, जिन उनकी अगुवाई करते थे, उनकी बातों को फॉलो करते थे, उनको किसी बात के लिए मना नहीं करते थे। ऐसे ही बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस आगे एम्पायर का रूप ले गए, जिनमें से एक मौर्यन एम्पायर है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस डिटेल में आगे करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमने जाना कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी को हम एक परिवर्तनकारी काल क्यों मानते हैं, व्हाई वी कंसीडर इट दिस टाइम एज अ टर्निंग पॉइंट। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। ये देखिए बेटा, अब जो मैंने 16 महाजनपदों की बात की आपसे, एक बार हम आपकी एनसीईआरटी की बुक में यही मानचित्र दिया गया है। थोड़ा सा ये मैप बच्चों के लिए इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इस मैप में स्टेट्स नहीं बने हुए। तो बेटा इसके लिए एक टेबल मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें इन जो आपके ये अर्ली एम्पायर्स हैं, जो आपके किंगडम्स हैं, ये इनके आज के क्षेत्र भी दिए गए हैं कि वो आज, अगर हम टुडेज सिचुएशन, आज की सिचुएशन में हम देखें तो वो किस राज्य को बिलोंग करते हैं। बेटा एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि जब आप 12वीं में आते हो और आप इतिहास पढ़ना शुरू करते हो, तो इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको सबसे पहला काम करना चाहिए, क्योंकि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आपको भारत का राजनीतिक जो डिवीजन है हमारे देश का, यानी पॉलिटिकल डिवीजन है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। क्यों? आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पर लाई कर रहा है, बिहार कहाँ है, गुजरात कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, दक्षिण किधर है, मतलब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हम कोई भी इतिहास की बात करते हैं तो वो आज के संदर्भ में ही करते हैं। हम कुछ भी कोरिलेट करते हैं तो आज की बात को पहले नोन टू अननोन, जैसे कि हमने हड़प्पा वाली चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हम नोन टू अननोन चलते हैं। तो अगर हमें स्टेट्स के बारे में पता है, अगर हम जानते हैं कश्मीर कहाँ है, अगर हम जानते हैं बिहार कहाँ है, तो अगर मैं मगध की बात करूं और मैं कहूँ वो बिहार में था, तो आप फटाफट से आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन आएगी कि मगध यहाँ रहा होगा, क्योंकि आपको पता है बिहार कहाँ पर है। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। आप अपने लेवल पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए कि आपको स्टेट्स की पोजीशनिंग पता हो, ताकि आप सही से अपने मैप को फिल कर सकें। क्योंकि बेटा मैप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपको ये चीज कहाँ फिल करनी है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो नहीं, बट अगर आप उत्तर प्रदेश की चीज को गुजरात में फिल करेंगे तो वो ठीक नहीं है। इसलिए आपको ये पता, अगर हम बात करें कि ये वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में था, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश हमारे देश में कहाँ पर है। तो इसके लिए थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे, आप मैप में स्टेट्स को और उसकी कैपिटल्स को जानेंगे फिल करके, तो आपको ये जो कुछ भी आपको मैप में भरने के लिए आता है और आपको पता है कि ये क्षेत्र यहाँ पर लाई करता है, तो आप उसको बड़े आराम से फिल कर सकते हो और आइडेंटिफाई भी कर सकते हो अगर आपको पूछा गया है तो अर्ली स्टेट्स के समय में ये देखिए इस मैप में कुछ जो 16 महाजनपद हैं उनको बॉक्स में मार्क किया गया है। मैं आपको राइट हैंड साइड से देखिए, हम देखते हैं एक बार। अंग, मल्ल, वज्जी, मगध, कौशल, काशी, वत्स, पांचाल, कुरु, छेदी, अवंती, थोड़ा सा साउथ की तरफ देखिए, अस्मक, अश्मक, मत्स्य, शूरसेन,
गांधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद हैं जो उस समय बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े किंगडम्स के रूप में सामने आए। ठीक है बेटा, तो अगर हम इनकी प्रेजेंट सिचुएशन जानना चाहते हैं कि ये प्रेजेंट में ये कहाँ पर लाई करते हैं ये सारे महाजनपद, तो ये टेबल है, देखिए इस टेबल में आप देख सकते हैं। लेकिन बेटा इसमें से देखिए जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं उसमें हमें कुछ 5, 6 या 7 ऐसे महाजनपद हैं जिनको कहा गया है कि ये ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद थे, जिनमें आपका एक मगध है, मगध, कौशल, पांचाल, कुरु, अवंती, गांधार और कंबोज। ये 5-6 जो आपके महाजनपद हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनका जिक्र ज्यादा आया है, मतलब ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। तो हम देख लेते हैं ये जनपद कहाँ कहाँ पड़ते हैं महाजनपद। मगध जो है आपका आज का जो बिहार है, गया और पटना, ये उस क्षेत्र में लाई करता था। कौशल जो आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां पर था। पांचाल वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में था, यानी उत्तर प्रदेश का जो ईस्ट पोर्शन है वो कौशल और जो वेस्ट पोर्शन है वो आपका पांचाल। कुरु आपका मेरठ और साउथ ईस्ट हरियाणा। अवंती मध्य प्रदेश और मालवा। गांधार रावलपिंडी। कंबोज आपका कश्मीर के आसपास और वज्जी, एक आपका वज्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका वैशाली। तो ये जो मैप है आपका, ये आपका 16 महाजनपदों को प्रदर्शित कर रहा है और ये 16 महाजनपद इस टेबल के अनुसार इन क्षेत्रों में आते हैं। ये इनकी कैपिटल्स हैं। जो आपकी मगध की कैपिटल है वो है राजगिरी और कौशल की श्रावस्ती, पंचाल की काम्पिल्या, कुरु की इंद्रप्रस्था, अवंती उज्जैनी, गांधार तक्षशिला, बहुत नाम सुना है तक्षशिला का, कंबोज पुंछ और वज्जी की वैशाली। ये इनकी राजधानियां हैं। देखिए बेटा इस मैप में राजधानियां भी अंकित हैं साथ साथ, तो आप इस मैप की अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये मैप में से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में भरने के लिए, फिल करने के लिए या पहचानने के लिए आ सकता है। ठीक है नीता मैम? हाँ नीता मैम, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया बच्चों चल को भी समझ में आ रहे हैं। हाँ जी, नेहा है वो कह रही है मैम आपका फ्लो चार्ट बहुत अच्छा लगा, मैं उसको यूज करूंगी। ओके ओके, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी नीता मैम? कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी इसमें? नहीं अभी अच्छा चल रहा है, आप कैरी ऑन कीजिए। ओके मैम, ओके। अब देखते हैं बेटा कि इन महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। हमने ये जाना कि ये महाजनपद कहाँ पर थे और ये महाजनपद आज कहाँ पर हो सकते थे, तो हम ये भी जाने कि इन महाजनपदों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इन महाजनपदों की ऐसी विशेषताएं जो इन्हें और क्षेत्रों से अलग करती थी। सबसे पहला, हर अधिकांश पर एक राजा का शासन होता था, यानी मोस्टली रूल्ड बाय अ किंग। एक राजा महाजनपद का शासक होता था। अधिकांश इसलिए लिखा क्योंकि कुछ महाजनपदों पर समूह शासन भी था, यानी ग्रुप्स भी रूल करते थे। उन ग्रुप्स को कहा जाता था गण या संघ, यानी कुछ शक्तिशाली लोगों, पुरुषों का एक ग्रुप होता था जो इन किसी महाजनपद पर शासन करता था और वो गण कहलाता था, वो संघ कहलाता था। उसमें हर व्यक्ति को, हर पुरुष को ईच एज किंग, यानी हर व्यक्ति को राजा की तरह ही माना जाता था। उनकी बात की, उनकी वैल्यू, उनके आइडियाज की उतनी ही वैल्यू थी जितनी के बाकी लोगों की, यानी बाकी ग्रुप के लोगों की। तो कहा जाता है कि इसी तरीके के जो शासन है, इसी तरीके के ग्रुप और गण से आपके महात्मा बुद्ध और महावीर जैन भी संबंधित थे। इस तरह के शासन को बेटा ओलिगार्की या समूह शासन कह के पुकारा जाता है। आपकी बुक में, एनसीईआरटी की किताब में ये कैप्शंस दिए गए हैं साइड में। ओलिगार्की या समूह शासन, इसमें समूह शासन लिखा गया गलती से, ये समूह शासन है। समूह, दिस इज समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, जैसे रोमन एम्पायर में होती थी। ऐसे ही
Oligarchy or collectivist is one where power is held by a group of men, just like the Roman Empire. अगर आपको याद हो, रोमन एम्पायर में भी सीनेट हुआ करती थी, जो कि पूरी सत्ता को संभालती थी, उसकी बातें सबके लिए वैल्यूएबल थी। ऐसे ही हमारे यहाँ पर गण और संघ हुआ करते थे, जहाँ पर एक राजा है ठीक है, लेकिन जहाँ पर गण का शासन है या संघों का शासन है, वहाँ पर सभी संघ के मेंबर्स की वैल्यू बराबर है, वो सब राजा ही माने जाएंगे। इसके अलावा हर महाजनपद की एक किलेबंद राजधानी, फोर्टिफाइड कैपिटल्स हुआ करती थी उनकी, यानी राजधानी होती थी, और वो राजधानी किलेबंद की जाती थी क्योंकि उनको बड़ी बड़ी दीवारों से घेरा जाता था। वो इसलिए क्योंकि कोई भी आक्रमणकारी अगर राजधानी पर आक्रमण करे और उसको जीत ले तो पूरा साम्राज्य उसके अधीन मान लिया जाता था। तो किले बंद करने के पीछे हर महाजनपद की ये विशेषता थी कि उनकी राजधानी फोर्टिफाइड होती थी, कुछ की नेचुरल तरीके से भी उसको, और कई लोग मैन कृत्रिम रूप से भी उसको किलेबंद करने का प्रयास किया जाता था, ताकि मतलब उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती थी ताकि कोई उस पर आक्रमण करे और उसको जीत ना ले। इसके बाद अब ये सभी कामों के लिए हमें जरूरत पड़ती थी सेना की, मतलब शासकों को जरूरत पड़ती थी सेना की। नौकरशाही और सेना, इन दोनों की वजह से ही साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो पाते थे। ठीक है, सबके पास सैनिक होते थे, स्टैंडिंग आर्मीज हुआ करती थी। तो इन आर्मीज और इन ब्यूरोक्रेट्स, जो यहाँ नौकरशाही शब्द यूज किया गया, दैट दीज आर ब्यूरोक्रेट्स, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम को देखा करते थे, इन लोगों को आर्थिक स्रोत की आवश्यकता पड़ती थी, यानी पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। अगर किले बंद करना है, सेना रखनी है, ब्यूरोक्रेट्स रखने हैं, यानी पूरे सिस्टम को चलाना है, तो पैसा कहाँ से आएगा? आर्थिक स्रोत की बहुत जरूरत पड़ती थी। तो इसी दौरान बेटा मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र लिखे, यानी उन्होंने धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण्स के द्वारा हमारे देश में कोड ऑफ कंडक्ट लिखे गए, यानी सोशल कंडक्ट, पॉलिटिकल कंडक्ट, एक राजा होने के नाते आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए, एक प्रजा होने के नाते आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो उन्होंने जो ये क्रियाकलाप लिखे, उन्होंने जो राजा के काम लिखे, उनमें उन्होंने बताया कि ब्राह्मणीय धर्म शास्त्रानुसार जो राजा होंगे वो क्षत्रिय होंगे, ठीक है, और राजा क्या होंगे? क्षत्रिय होंगे। और संपत्ति जुटाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? कर वसूलते थे, टैक्स कलेक्शन करते थे, ठीक है, यानी इस आर्थिक स्रोत की पूर्ति वो किससे करते थे? टैक्स कलेक्शन से, ठीक है। और टैक्स वो किससे कलेक्ट करते थे? टैक्स कलेक्ट करने के लिए उनके पास व्यापारी, शिल्पकार, किसान और जो आपके जो एरिया में जो रह रहे लोग हैं, जो भी अर्निंग है उनके पास, वो लोग उससे टैक्स कलेक्ट किया करते थे। उनके पास टैक्स कलेक्शन के लिए, मतलब ये धर्मशास्त्रों के अनुसार राजाओं को ये कहा गया कि वो आर्थिक स्थिति की पूर्ति शिल्पकारों, व्यापारियों और आसपास के जो एग्रीकल्चरल एरियाज हैं उनसे वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके जरिए वो जो पैसा इकट्ठा होगा उसको वो अपने देश के, अपने राज्य के, अपने एम्पायर के फ्लरिशमेंट में, अपने एम्पायर के डेवलपमेंट में उसको यूज करेंगे। इसके अलावा एक तरीका और भी था कि उसको भी वैध बताया गया है, वैलिड तरीका बताया गया उसको, वैसे लगता नहीं देखने से, लेकिन इसमें धर्मशास्त्रों में कहा गया कि पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके भी एक राजा धन इकट्ठा कर सकता था। रेज फंड्स बाय इन्वेडिंग नेबरिंग स्टेट्स वाज आल्सो वैलिड, यानी पड़ोस के राज्य अगर कमजोर हैं, देखो बेटा इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि उस समय पर जो हमारा सिस्टम था वो जरूरी नहीं है कि पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके वो उसका एक्सप्लॉयटेशन ही करे, हो सकता है वो उसको अपने साथ मिला के उसको दूसरे तरीके से डेवलपमेंट करे उस एरिया का। तो ऐसी स्थिति में जो कमजोर राज्य होते थे वो बड़े राज्यों की अधीनता भी स्वीकार कर लेते थे ताकि उनको भी डेवलपमेंट करने का मौका मिले और वो भी उसके छत्र के नीचे रहते हुए तरक्की कर सकते हैं। इसलिए इसको इस सेंस में इसको वैलिड ठहराया गया था, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया बेटा कि हमारे देश में 16 महाजनपद थे और हम उन 16 महाजनपदों की ये निम्नलिखित विशेषताएं रही थी और ये सब हमें पता चला हमारे स्रोतों से, हमारे ग्रंथों से, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अगर कोई भी दिक्कत हुई हो तो प्लीज आप अपने क्वेरीज यूट्यूब पर डालिए, मैम वहाँ पर आपकी बात को जस्टिफाई और आपकी बात को, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर हमारी मैडम हैं, आप प्लीज उनसे पूछिए
और मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, तो मैं इसके आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। एक बार मुझे प्लीज बताइए, आई एम वेटिंग, कि अगर आपको समझ में आ रहा है सही से तो प्लीज बेटा मेरे को। वेरी गुड, शिव यादव, सचिन, यस, सोनाली, थैंक यू। हाँ, तुलसी, बड़ी जल्दी चैट बॉक्स भाग रहा है। ठीक है ठीक है, चलिए मैं भी भागती हूँ, मैं भी शुरू करती हूँ। विवेक ने बोला है कि महाभारत के जो पात्र हैं, हाँ जी, वो जनपद से जोड़ा, तो बच्चे बड़े ब्राइट हैं। ओके। कनेक्ट कर पा रहे हैं महाभारत से। गांधारी है, हाँ जी हाँ जी, पांचाली है, हाँ जी, गौरव हैं, तो वो बच्चे कर पा रहे हैं। और yes, गौरव कह रहे हैं कि मैम इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, हिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो सारे बच्चे आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों को आपका समझ आ रहा है स्टाइल। ओके, थैंक यू, लग रहा है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। देखो, टीचर तभी परिपूर्ण होता है जब स्टूडेंट्स उसको अच्छा फीडबैक देते हैं या अच्छा उसको समझ में आता है। मेन यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, बस मुख्य बात ये। अगर आप ध्यान से सुनेंगे आपको हर चीज समझ में आएगी और बिल्कुल आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ के ही हर चीज लिख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए हम आगे चलते हैं। थैंक यू नीता मैम, बीच में मुझे मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। बच्चे कर रहे हैं मोटिवेट मैडम। ओके, थैंक यू। आप तो मुझे बता रही हैं तभी तो पता चल रहा है। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव की तरफ। ये है कि बेटा मैंने आपको, देखो एक मैं चीज आपको दोबारा दिखाती हूँ एक मैप में। मिनट के लिए बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस मैप में देखिए, इस मैप में देखिए मैंने मगध को रेड पेन से पहले ही मार्क किया हुआ है। आपको दिख रहा होगा कि मगध को मैंने पहले ही हाईलाइट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। और मगध का शक्तिशाली होने के पीछे लॉट्स ऑफ रीजंस, बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से मगध इतना शक्तिशाली बना। बेटा यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जब हम इवैल्यूएशन पर जाते हैं तो मैं एक चीज देखती हूँ कि बच्चे बार बार लिखते हैं कि मगध बड़ा शक्तिशाली राजा था। राजा नहीं था, राज्य था, ये एक एम्पायर था। तो इसलिए ध्यान रखिए ये कि ये एक जगह का नाम है मगध। वो जगह जो आज बिहार वाला जो गया वाला इलाका है वो आपका मगध कहलाता था। तो जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, मुझे मालूम है मेरे स्टूडेंट बड़े ब्राइट हैं, लेकिन जिनको नहीं है और कंफ्यूजन है तो प्लीज इस कंफ्यूजन को दूर करिए कि मगध जो है वो एक जगह का नाम है और मगध पर कई डायनेस्टीज ने शासन किया। उसमें जैसे नंद वंश है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, ऐसे आगे आगे वंश बढ़ते गए, लेकिन जगह वो मगध है। ठीक है, तो 16 महाजनपदों में ये मगध इतना शक्तिशाली था। क्यों, कैसे, क्या कारण थे? तो देखिए हर राज्य के शक्तिशाली होने के पीछे पॉलिटिकल, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, और उसके पीछे सोशल कॉजेज होते हैं। ठीक है, अब आपकी जो बुक है उसमें इस तरीके से तो नहीं दिया कि राजनीतिक कारण है क्या है, तो जैसे आपकी किताब में दिया मैं वैसे ही डिस्कस करती हूँ आपके साथ और आपको बड़े इजीली ये पॉइंट समझ में आएंगे। सबसे पहला जो आपका है, खेती की उपज अच्छी होती थी, हाई यील्ड वाज प्रोड्यूस्ड। आपको पता है बेटा जो ये एरिया है आपका, ये गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज का एरिया है। जहां मगध था, मैंने कहा ना हिस्ट्री ज्योग्राफी से प्रभावित होती है, यानी इतिहास के पीछे भूगोल बिल्कुल काम करता है। तो आप ध्यान से सुनिए कि ये जो एरिया है बिहार वाला आपका, यहाँ पर गंगा और उसकी सहायक नदियों का एक पूरा एरिया है, पूरा बड़ा फर्टाइल लैंड है, ये बहुत ही उपजाऊ प्रदेश है। इस प्रदेश में खेती बहुत अच्छी होती थी और वो कहावत है ना कि भूखे भजन ना होए गोपाला। तो जब तक अच्छा भोजन नहीं मिल सकता तब तक ना तो आर्मी अच्छे से काम कर सकती है ना ही प्रजा। तो जब खाना बढ़िया से मिलता था, अच्छे से क्रॉप्स होती थी और इससे ट्रेड भी अच्छा होता था, व्यापार भी अच्छा होता था, तो इससे उनका हर तरीके से अच्छी उपज उनको हर तरीके से मदद करती थी। इसलिए मगध का नेचुरली उस एरिया में होना उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। नेक्स्ट वन इज कि लोहे की खदानें, मैंने कहा कि ये आयरन एज, इसमें आयरन का इस्तेमाल शुरू हो गया था। आधुनिक झारखंड वाला एरिया भी इसी एरिया में आता है। तो आयरन माइंस हमारे देश की ज्यादातर जो लोहे की खानें हैं, आपने 10th तक पढ़ा होगा कि हमारी ज्यादातर लोहे की खानें झारखंड के एरिया में पड़ती हैं, ये बिहार और झारखंड वाला जो इलाका है। तो जब लोहा वहां मिलता था तो लोहे से औजार बनाने, हथियार तरह तरह के बनाने के
वो लोग उसको अपने और व्यापार के क्षेत्र में भी सामान, क्योंकि माइंस उनके एरिया में है, तो वो उसमें से जो भी मेटल है उसको अपने काम के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे। तो खेतों की अच्छी उपज होना, लोहे की खदानों की उपलब्धता होना, ये नेचुरल कॉजेज है कि उनके पास ये चीजें उनके पास पहले से उपलब्ध थी। इसके बाद देखिए कि गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन बड़ा सस्ता और सुलभ होता था। यानी उस समय ट्रांसपोर्ट के कोई और बहुत अच्छे तरीके तो थे नहीं कि बस में बैठे और चले गए, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो वो लोग क्या करते थे, गंगा और उनकी जो सहायक नदियां थी, गंगा के माध्यम से, आपको पता आगे हम पढ़ाएंगे कि इनकी नेवी भी, जो इनकी सेना थी वो भी बहुत बेहतरीन थी। क्यों? क्योंकि इनके क्षेत्र में गंगा और उपनदियां थी, तो इन क्षेत्रों से एक दूसरे क्षेत्र तक आना जाना बहुत आसान था। वो अपनी आर्मी भी भेज सकते थे, अपना सामान भी भेज सकते थे, रसद भेज सकते थे, कोई भी अगर सामान दूसरी जगह पहुंचाना है तो वो गंगा और उसकी उपनदियों के माध्यम से उस सुलभ रास्ते से, क्योंकि कोई खर्चा भी ज्यादा नहीं होता था और आर्थिक स्रोत का बचाव भी होता था, इसलिए इन रास्तों का उपयोग वो आने जाने के लिए बड़े इजीली कर लिया करते थे। इसके बाद देखिए कि उनकी जो राजधानी, मैंने आपको बताया ना कि राजधानियां फोर्टिफाइड हुआ करती थी, तो शुरू में मगध की जो राजधानी थी वो राजगाह थी। राजगाह ये एक ऐसा इलाका था, राजगीर भी कहते हैं इसको, आधुनिक बिहार में जगह है राजगीर। इसको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि राजगाह का मतलब है राजा का घर, जगह का नाम भी राजगाह है और मतलब भी क्या है, राजा का घर, और है भी राजधानी। और ये जो एरिया था वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, यानी नेचुरली फोर्टिफाइड था ये एरिया, ठीक है। तो और फोर्टिफिकेशन वैसे भी किया जाता था, तो इस एरिया को जीत पाना बाकी लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल होता था। दूसरी बात, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आके पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, और जो कि आज पटना है, जो बिहार की कैपिटल है बेटा पटना, वो उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी, उसको फिर कैपिटल घोषित कर दिया गया। तो उन्होंने अपनी राजधानियों को भी ऐसे स्थान पर रखा जहां से बाहरी इन्वेडर्स को उनको जीतना बहुत मुश्किल था। दैट्स व्हाई दे वर स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग 16 महाजनपदास। नेक्स्ट वन इज कि देखिए बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज कितने भी मिल जाए हमें, ठीक है, हमें सब कुछ दे दिया गया, लेकिन हमें यूटिलाइज करना नहीं आता उनको, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उनके जो शासक थे वो इतने महत्वाकांक्षी थे कि इतने इंटेलिजेंट, महत्वाकांक्षी, मतलब इतने एम्बिशियस थे कि उन्हें अपने साम्राज्य को बढ़ाना था, बहुत फैलाना था, स्ट्रॉन्ग बनाना था। तो उन्होंने ये ऊपर वाले सभी नेचुरल जो उनके कॉजेस थे, जो फैक्ट्स थे, उनको उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया, अच्छे से बढ़िया से इस्तेमाल करके उन्होंने अपने साम्राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैलाई। तो इस तरीके से हम जान सके कि किस तरह से अब मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली था। बेटा एक कारण और अभी रह गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, दैट इज कि जंगलों में हाथी उपलब्ध थे, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स। अब आप सोचोगे कि मगध साम्राज्य है उसमें हाथियों का क्या लेना देना। देखो बेटा, जब युद्ध में हाथी जो थे वो मगध की सेना का एक पार्ट थे, और ये जो एरिया है आपका, ये पूरा गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला एरिया, ये पूरा वन वाला एरिया है, जंगली एरिया है। इस एरिया में हाथी बहुत मात्रा में उपलब्ध होते थे। और आपकी किताब में आपकी किताब में जो अर्थशास्त्र का एक छोटा सा कोटेशन बीच पीछे दिया गया है, चाणक्य ने जो लिखा है, उसमें बताया गया हाथी कैसे पकड़े जाते थे और कैसे पकड़ के वो लोग हाथियों को सेना में ट्रेन करते थे, भर्ती करते थे। अब उस समय पर हाथी तो टैंक की तरह होता था, जैसे आज के सेना में अगर टैंक है तो टैंक से तो सारे डर के भागेंगे। तो जो उस समय की सेना में अगर हाथी उपलब्ध है किसी के पास, तो सामने वाली सेना तो वैसे ही परास्त हो जाती थी, वैसे ही पस्त हो जाती थी, वैसे ही उनको सामना करने का उनमें दम ही नहीं रहता था, बिल्कुल भी वो लोग उसका सामना करने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। तो हाथियों की उपलब्धता, गंगा नदी की उपलब्धता, लोहे की खदानों की उपलब्धता और अच्छी उपज होने, इन सभी नेचुरल कॉजेस को, फैक्ट्स को, उनके जो ये महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु जैसे शासकों ने बड़ी इंटेलिजेंटली इन फैक्ट्स, इन चीजों को इस्तेमाल किया और अपने साम्राज्य को सभी महाजनपदों में आगे ले जाने में वो लोग कामयाब रहे। बेटा ये क्वेश्चन आपका पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये आ सकता है पूरा, और मिक्स एंड मैच करके ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में भी आता है। मतलब 8 मार्क्स में आधा क्वेश्चन ये आता है और आधा क्वेश्चन आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में आता है। तो बेटा इसको अच्छे से समझो, अच्छे से जानो, बहुत ईजी है।
अगर आप 2 बार भी रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीज अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने जाना टुडे जो हमने डिस्कस किया कि कैसे 1500 वर्षों में डेवलपमेंट हुआ, कैसे नए स्टेट्स डेवलप हुए, कैसे जेम्स प्रिंसेप ने हमारी लिपियों को पढ़ा और हमें हमारे स्वर्णिम इतिहास से परिचित कराया, कौन से 16 महाजनपद थे, उनमें से मगध शक्तिशाली था, क्यों था, ये आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। एंड आई होप कि आपको ये मेरा ये जो 2 टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए हैं तो चलिए एक रिकैपिचुलेटरी रैपिड फायर हो जाता है जिसको नीता मैम डील करेंगी। नीता मैम, हेलो नीता मैम। यस अब आप देखिए, ओवर टू यू। एक बार जरा बच्चों से थोड़ा सा डिस्कशन करिए इसके ऊपर, फिर हम लास्ट में एक बार और देखेंगे। ठीक है नीता मैम? लाइट चेंज करनी होगी। ठीक है। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का बार बार आ रहा है एमसीक्यू रैपिड फायर, तो नाउ यू गेट रेडी। तो जो पहला क्वेश्चन बच्चों आ रहा है वो लिपि के ऊपर है और प्रश्न है ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला। तो आपके पास ऑप्शन है जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, कनिंगम, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ABCD तो रैपिड फायर है। तो सबसे पहले कौन बच्चा सबसे पहले कर रहा है, देखते हैं। ABCD में आपको करना है, सबसे पहले दिया है शिवम पाल ने बी आ रहा है, कई लोग डी भी लिख रहे हैं। नहीं बेटा, डी नहीं है। और बच्चे बी ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। यस यस वेरी गुड वेरी गुड गुड। वेरी गुड अंजलि। ये है मैम, आप स्क्रीन पे डाल दीजिए आंसर ताकि हम नेक्स्ट पे जाएंगे। जेम्स प्रिंसेप। यस, मैक्सिमम बच्चों ने इसका जवाब बिल्कुल बढ़िया दिया है और पता चल रहा है कि आपने बहुत अच्छे से किया है। नाउ रेडी फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। स्लाइड चेंज। हाँ, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे महान शासक कौन था? ग्रेटेस्ट रूलर, चंद्रगुप्त, ए बिंबिसार, सी अशोक या समुद्रगुप्त। तो ABCD। यस बच्चे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अभी वो जेम्स प्रिंसेप का ही आंसर दे रहे हैं। अभी स्लाइड थोड़ा लेट चलती है ना। आ गया, सी ऑप्शन आ गया। ये धर्मेंद्र मिश्रा, सी। गुड। क्या तनवर, मोहित, यस अभिषेक, प्रिया, अनूप, अन्या। गुड गुड वेरी गुड, शाबाश बेटा। दैट मींस कि बहुत ध्यान से सुना है। तो ये अब हम अपना सेकंड है अशोक। अब नेक्स्ट यू गेट रेडी फॉर द थर्ड क्वेश्चन। रैपिड फायर है। यू गेट रेडी। यस, स्लाइड चेंज। हाँ, 16 महाजनपदों में से सर्वश्रेष्ठ महाजनपद कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपद? कुरु, मगध, पांचाल, गांधार। यस बच्चे। वेरी गुड आशीष। अब क्वेश्चन आया ना इस पर? हाँ, स्लाइड में थोड़ा लेट आता है। वेरी गुड, मगध आना शुरू हो गया। बाकी शिका, अखिलेश है, कीना है, गुंजन है। वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। यस, तो मुझे लग रहा है 99% बच्चे बिल्कुल ठीक दे पा रहे हैं। yes, बच्चों ने बहुत अच्छे से समझा है। हाँ जी, और आंसर है मगध। यस। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू स्टॉप स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है बच्चे, अगर जिन बच्चों ने ध्यान से देखा होगा मैम की स्लाइड, तो अभिलेख स्थायी प्रमाण होते थे। आंसर आ गया मैडम? गलती से। अब अभिलेख स्थायी प्रमाण होते थे, ये बात ट्रू है या फॉल्स, सही है या गलत? राइट राइट। बच्चे ट्रू दे रहे हैं। बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, आपने उसका जवाब देना है। ट्रू 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 ट्रू। यस।
तो Yes, मैक्सिमम बच्चे ट्रू यस yes, yes. तो यू आर अटेंटिव। आंसर आ गया था स्लाइड पे, तो बहुत सारे बच्चों ने फटाफट देख लिया। इट मींस बच्चों का जो इस समय 100% कंसंट्रेशन स्लाइड्स पर है। Yes, good. तो वी मूव टू द अदर नेक्स्ट क्वेश्चन। बस अब हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू नीता मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सविता मैम। थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे कि बेटा इस सेक्शन में से कॉमनली क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जरा एक बार वो देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और यही क्वेश्चंस आप होम असाइनमेंट के रूप में अपनी कॉपीज पर भी करिएगा, ताकि आपके लिए एक रिकॉर्ड रहे कि हमने ये क्वेश्चंस कॉपी पर कर लिए। और अगर आप करेंगे और अपने आप करने की कोशिश करिएगा। जैसे जेम्स प्रिंसेप कौन थे और भारतीय इतिहास लेखन में उनकी क्या देन है? Who was James Prinsep? What is his contribution in writing Indian history? यानी जेम्स प्रिंसेप ने हमारे देश के इतिहास लेखन में हमारी क्या मदद की या उनकी क्या देन है? ये क्वेश्चन आपका पेपर में बेटा जेम्स प्रिंसेप कौन थे ये 1 नंबर में आ सकता है, और ये पूरा क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद अभिलेख किसे कहते हैं? व्हाट इज एन इंस्क्रिप्शन? यानी अभिलेख किसे कहते हैं? ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी है, और यही आपका किसी बड़े क्वेश्चन के साथ एक छोटे क्वेश्चन मतलब मिक्स एंड मैच करके ये क्वेश्चन 3 नंबर में या 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अशोक के अभिलेख किन भाषाओं में लिखे गए थे? ये 1 मार्कर क्वेश्चन है कि कौन सी, देखो बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे स्क्रिप्ट पूछी जाए तो आप लिखेंगे ब्राह्मी और खरोष्ठी। यहाँ पूछा जा रहा है भाषा, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज मैंने कौन सी बताई है आपको? प्राकृत। भाषा कौन सी बताई थी? कि प्राकृत भाषा में उसके अभिलेख लिखे गए थे, जो आम जन सामान्य की भाषा थी। लेकिन अगर आपको भाषा की जगह लिपि पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में वो अभिलेख लिखवाए गए थे। 600 ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ये पॉइंट। व्हाई इज द ईयर 600 BC नोन एज अ ट्रांजिशनल पीरियड? यानी इस समय में क्या ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से इस टाइम पीरियड को एक टर्निंग पॉइंट या परिवर्तनकारी काल या ट्रांजिशनल पीरियड माना जाता है, कि नए समय में प्रवेश कर गए, ठीक है। जिसमें हमने बात की कि इस काल में नए राज्यों का उदय हुआ, लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, सिक्कों का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ, और बौद्ध और जैन धर्म सहित नई विचारधाराएं सामने आई, और 16 महाजनपदों का उल्लेख भी हमें इस काल में मिलता है। इसके अलावा 16 महाजनपदों में मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों था? अभी लास्ट स्लाइड में हमने यही बात डिस्कस की थी कि 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था? व्हाई वाज मगध द मोस्ट पावरफुल ऑफ द महाजनपदास, 16 महाजनपदास? तो ये क्वेश्चन बेटा आपका 3 नंबर में भी आ सकता है, 8 नंबर में भी आ सकता है, एक क्वेश्चन और इसके साथ ऐड करके। तो इनको आप अपने होम असाइनमेंट के रूप में भी, ये आपका होम असाइनमेंट भी है, आप इसको प्लीज अपने कॉपीज में काइंडली डू दीज क्वेश्चंस एज योर होम असाइनमेंट आल्सो, ताकि आपके पास इस पोर्शन से रिलेटेड कुछ मटेरियल आपकी कॉपीज में भी रहे। और मैप जरूर बनाइएगा इंडिया का, उसमें ये जो आपके 16 महाजनपद जो मैंने बताए आपको, ये वीडियो बेटा उपलब्ध रहेगा आपके लिए, आप दोबारा देख करके उसको अपना फिल करिए। वो जो टेबल मैंने शेयर किया है उसको आप देखिए, उसको भी आप यूज करिए, ताकि आपको उनको भरने में, उनको मैप में फिल करने में आपको मुश्किल ना आए। तो टाइम क्या हुआ है? व्हाट इज द टाइम? कविता मैम। हाँ जी। हाँ, ये कुछ बच्चे हैं जैसे गौरव, अमजद खान, जीवेश, ये पहले से पढ़कर आए थे और ये आपसे आगे से बोल रहे थे, और अमजद खान ने आपको ब्लेस करा है। मैडम आप बहुत आगे जाओगे। अरे थैंक यू सो मच अमजद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बच्चे पहले से पढ़कर आए तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी हमारे पास 10 मिनट्स हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ है तो आप बताइए। हरिता मैम, प्रज्ञा मैम, प्लीज आप आइए दोनों और प्लीज बताइए कि स्टूडेंट्स काइंडली गिव फीडबैक, हाउ डिड यू लाइक दिस क्लास? थैंक यू। प्लीज गिव मी द फीडबैक। थैंक यू सो मच। बच्चे कह रहे हैं थैंक यू मैम, थैंक यू यू। कोई क्वेरीज हो तो प्लीज, अभी 10 मिनट्स है हमारे। लखन सिंह कह रहे हैं, सरिता मैम, लखन सिंह का क्वेश्चन है कि मैम कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे?
कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे तो थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में से 101% एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो 3 नंबर का आए चाहे 1 मार्क का आए, मैप भी फिल करने में आ सकता है। तो बेटा ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताइए मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू यू सविता मैम, हाँ जी, कुछ बच्चे ना पूछ रहे थे मोरल लेक या एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी क्या होता है? हाँ, अभी देखो पढ़ने होती है, एपिग्राफी होती है, स्टडी ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, कुछ म्यूट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल है वो एपिग्राफिस्ट है, यानी उन्होंने अभिलेख शास्त्रों को पढ़ा तो वो एपिग्राफिस्ट हुए। देखो को पढ़ना। और बताइए मैम। कुछ बच्चे ना पूछ रहे थे। हाँ जी, सविता मैम, पीछे से आवाजें आ रही हैं इसकी यूट्यूब की, तो हाँ जी। उसको बंद करना पड़ेगा। अच्छा, शायद किसी और पैनलिस्ट का खुला हुआ है तो उसका पीछे बैकग्राउंड में आ रहा है, तो क्लियर नहीं आ रही थी आवाज। अच्छा, तो कहाँ से बंद करूँ उसको मैं? इसको तो वो लोग बंद कर सकते हैं ना, मैं तो नहीं कर सकती इसको। आप बताइए। सविता मैम, इंस्क्रिप्शन पर एक दो लाइंस थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, ठीक है। देखिए बेटा, मैं आपको उस स्लाइड पर ले जाती हूँ जहाँ पर मैंने इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया। बेसिकली इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस किसी कठोर सतह पर, किसी हार्ड सरफेस पर, चाहे वो बर्तन हो या वो कोई पत्थर भी हो सकता है, कोई मटेरियल भी हो सकता है, जिसके ऊपर कुछ रिकॉर्ड के लिए कुछ खोदा गया हो, कुछ उस पर लिखा गया हो, ताकि वो रिकॉर्ड का समय तक कायम रहे, काफी समय तक वो रिकॉर्ड आगे तक चलता रहे। दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। देखिए इस में दिख रहा है आपको कि एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, मेटल और पॉटरी, यानी किसी हार्ड सरफेस पर जब कोई बात, कोई तथ्य खोदा जाता है, खोद के लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, उसे हम अभिलेख कहते हैं। और इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की जो कला है, जो अध्ययन है, जो पढ़ने का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड एपिग्राफी। एनीथिंग एल्स मैम? ये स्थायी प्रमाण होते हैं, ये परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाए जा सकते हैं। इन पर सविता मैम, जनपद और महाजनपद का बच्चे फर्क नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उन्हें थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, जनपद जो है वो छोटे स्टेट्स को कहा गया। जनपद जो थे वो छोटे स्टेट्स थे, जो राज्य थे, और वही राज्य आगे चल करके जब बड़े शक्तिशाली राज्य बने, मिल करके मर्ज होते गए, तो वो महाजनपदों का रूप ले गए। यानी बड़े किंगडम्स को हमने कहा महाजनपद, और जो छोटे स्टेट्स थे उनको कहा जनपद। जो इनिशियल स्टेट्स थे, अर्ली स्टेट्स थे, दोज वर जनपदास। और जब बाद में वो अपनी शक्ति के बल पर मर्ज होकर के जो 16 पार्ट्स में डिवाइड हुए, दोज वर कॉल्ड महाजनपदास। और बताइए मैम। बच्चे को अच्छा लग रहा है? और कोई चैट कुछ हो तो बताइए, कोई सजेशन। स्क्रीन शेयर कर दीजिए मैम इनके साथ। कौन सी? वो लास्ट वाली? लास्ट वाली स्क्रीन शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ चैट कर रहे हैं, तो इनको फिर से बता दें। ये वाली जो स्क्रीन है बच्चों के गाइडलाइंस के लिए है कि बच्चे बार-बार बोलते हैं बातें मत करिए, और कोई आपकी क्वेरी हो तो प्लीज पूछिए, ताकि हम ये बात के 10 मिनट हमने डिस्कशन के लिए रखे हैं। फोर्टिफाइड कैपिटल, किलेबंदी के बारे में बच्चों ने एक प्रश्न पूछा है। हाँ जी, फोर्टिफाइड कैपिटल मतलब राजधानियों को बड़ी बड़ी दीवारों से घेरा जाता था, टाइट, बड़ी कहते हैं ना, बड़ी सख्त दीवारों से, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों से उन्हें घेरा जाता था, ताकि कोई आक्रमण ना कर सके, कोई बाहर से उनकी राजधानी को विजित ना कर पाए। इसको कहते हैं फोर्टिफाइड कैपिटल्स, यानी उनकी राजधानियों को सुरक्षित करने का ये एक तरीका था। और बताइए। और बेटा अपना होम असाइनमेंट प्लीज करिएगा।
एडी और बीसी, एडी और सी में बच्चे कुछ पूछ अच्छा, रहे। देखो बेटा, क्योंकि हम ब्रिटिश उसको फॉलो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड को हम जीरो को हम ईसा मसीह के जन्म का वो मान लेते हैं ईयर, और ईसा के पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको हम बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी, और उनके बाद जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको सीई यानी कॉमन एरा मान के चलते हैं। तो ईसा पूर्व मतलब ईसा से पहले, और ईसवी मतलब ईसा के बाद। तो जो 600 वर्ष ईसा पूर्व 600 ईसवी तक, दैट मीन्स कि ये टोटल हुए 1200 वर्ष। तो ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले, और एडी मतलब एनी डोमिनो यानी ईसा के जन्म के बाद की जो घटनाएं से लेकर अब तक सीई है, कॉमन एरा ही है, चल रहा है। और बताइए, और कुछ, और कोई क्वेरी हो बेटा तो बोलिए। बच्चे फीडबैक दे रहे हैं आपको, हाँ जी, हाँ जी, दे रहे हैं, देख रही हूँ मैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैम। ले लिया है। तो अब अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्लास की आप मैम स्क्रीन शेयर कर दें, नेक्स्ट क्लास वाला। नीता मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे को साथ दिया, मुझे मोटिवेट किया बीच बीच में। और हरिता मैम, प्रज्ञा मैम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यूट्यूब पर बच्चों के क्वेरीज को संभाला, बहुत थैंक यू। और चलिए अब हम, हरिता मैम आर यू देयर? हरिता मैम आर यू देयर? बच्चे नेक्स्ट क्लास 4 मई को होगी, सेम टाइम 2:30 PM, सेम चैप्टर। सेम चैप्टर 4 मई को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, और ये सेम चैप्टर है, 2:30 बजे हम इसको अगला पोर्शन इस चैप्टर का लेंगे, ठीक है? तो करें, वाइंड अप करें क्लास को। यस, आई थिंक टाइम हो गया है। हाँ, टाइम हो गया है, बिल्कुल। हाँ, 58 हो गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक बच्चे फिर मिलते हैं और थोड़ा पढ़कर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। यू। ओके नीता मैम, चलिए, गुड इवनिंग, बाय।